हे गाइस, आज हम मौजूद हैं अवारी होटल के अंदर और यहाँ पे लगी हुई है स्टडी अब्रॉड एक्सपो। सो अगर आपका ख्वाब है बाहर जाके पढ़ने का, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी डिटेल देंगे कि कैसे आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जरा अच्छा लग रहा है, सेट बना महसूस अच्छा यार आ जाओ, एक्सपो पे जाना है। किधर किधर बैठ गए, आ जाओ आ जाओ। लो जी, ये पूरा अवारी का डेकोर है। खाना खा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। खाना आपको खिलाएंगे वापसी में, पहले जो इन्फॉर्मेशन लेने हैं वो ले लेते हैं। मैं पहले अपने दोस्त से मिल लूँ। आपका नाम क्या है? सर अमीर अली शाह। अच्छा, ये तो आपने टर्किश पहनी हुई है। जी सर। अच्छा, इधर टर्किश खाना मिलता है? नहीं सर, ये मोरक्कन कॉफ़ी के लिए। अच्छा, फिर ये मोरक्कन हुआ ना, टर्किश तो ना हुआ ना। आप हैं वैसे कहाँ के? सर मैं KPK से हूँ। अच्छा, KPK कैसे है? तो वो इनका बोर्ड लगा हुआ है। और भाई ये देखो, फर्स्ट फ्लोर पे लगी हुई है। आ जाओ मेरे साथ। भाई ये इनकी वेबसाइट है timescoursfinder.com पे। यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाईजान कहाँ पढ़ना है? यूके में पढ़ना है, मलेशिया में पढ़ना है, स्कॉटलैंड में पढ़ना है, कनाडा में भी पढ़ सकते हैं। भाई न्यूजीलैंड की भी ऑप्शन है, और माई लव USA वो तो है ही है। मेरे ख्याल से ये सामने लगी हुई है। लो भाई जी, मॉल चेक करने के हर तरफ लोग ही लोग हैं, और यहाँ पे इनके डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब आप बाहर से पढ़े हुए हैं, आप गाइड करेंगे सबसे पहला स्टेप है क्या? सबसे पहला जी आइल्स अपना क्लियर करना, अंग्रेज़ी। तो इसके लिए मेरे ख्याल में वो खातून बैठी हुई हैं, उनसे पता करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा, मुझे बताएं, जिनकी अंग्रेज़ी वीक है वो क्या करें, आइल्स किस तरह क्लियर करें? अच्छा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आइल्स है तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत तो पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। ठीक है। इसमें अगर तो आप अपनी इंग्लिश पे काम करें तो दैट वुड बी बेस्ट। वो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो इंग्लिश लर्न करने का सबसे पहला रूल है वो ये है कि आप टेंसेस से स्टार्ट करें, आप अपनी ग्रामर पे काम करें। इनफैक्ट ये वो लर्निंग है जो हमारी स्कूल लेवल पर होती है। अगर तो हमारी स्कूल लेवल पे लर्निंग नहीं हो रही तो वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कोई और ऑप्शन है आइल्स के अलावा? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आइल्स की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो फिर उस तरह के स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, जो आइल्स नहीं मांग रही इसका मतलब है वो माठी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ जाना है और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप आइल्स कर लें। इसमें आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। अच्छा, रफली एस्टिमेटेडली आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग। दानिश को कनाडा भेजने लगे हैं। कनाडा तो मैं जाना ही है। हाँ, कनाडा जाना है, फिर कनाडा जाना है तो फिर पढ़ाई ज़रिए है, ठीक है ना? भाई उसके लिए तो यही बंदा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा दानिश साहब, मुझे ये बताएं, आज अगर मैंने एडमिशन लेना है कनाडा का, और कितने देर बाद मेरा सेशन स्टार्ट होगा और मैं कनाडा लैंड कर जाऊंगा? स्टेप बाय स्टेप मुझे एक प्रोसीजर सारा बताएं। तकरीबन देखें, कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 4 to 5 मंथ्स पहले अपनी एडमिशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्लोज करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, यानी इसका मतलब है अगर अब मैंने एडमिशन लेना है तो मुझे कितने महीने प्लान करें कि 4 to 5 मंथ्स, या अगर आपके पास टाइम है और आपके पास आपकी एजुकेशन कंप्लीट है तो आपको तकरीबन 6 मंथ्स बिफोर अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। याद रखिए, ठीक है। एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बाद अगर आपके पास कंप्लीट हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मोस्टली अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 CGPA रिक्वायर्ड होता है। अगर अंडर कम में नहीं जा सकते। ठीक है। अगर अंडरग्रेड का बच्चा है तो वो डिपेंड कर रहा होता है, वो 60% से लेके 55% से लेके 80-85 डिपेंड करेगा कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। बाकी इनटेक्स जो होते हैं कनाडा के अंदर वो 3 इनटेक्स हैं। वहाँ पे आपको जैन का इनटेक मिल जाता है, मई इनटेक मिल जाता है, एंड सितंबर इनटेक मिल जाता है। ठीक है, जब क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो एडमिशन हो गया, अगर एडमिशन लेटर आ गया, ठीक है, वीज़ा में कितनी देर लगती है? अच्छा, अब उसके जो सबसे अहम चीज़ कनाडा, हाँ जी, सबसे अहम चीज़ ये है कनाडा का जो वीज़ा, एक तो डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा रूट ले रहे हैं आप। वहाँ पे 2 वीज़ा रूट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन SDS। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू जा रहा है, अच्छा, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसको फुल ईयर की फ़ीस सबमिट करनी होगी, उसको GIC ब्लॉक सबमिट करना होगा जो कि तकरीबन 20,635 कैनेडियन डॉलर्स तक का है। उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आइल्स और PT। और कितना स्कोर होना चाहिए आइल्स का? अराउंड, अगर SDS की रिक्वायरमेंट है वो 6.0 अच्छा, ओवरऑल। ठीक। और अगर PT शो करा रहा है तो 60। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी एक और अंग्रेजी का टेस्ट है, PT। ठीक है जी। उसके अलावा उनका जो PT कर लें जी, दोनों आइल्स मोस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आइल्स हो। अगर नहीं है उसके पास आइल्स हो, वो PT भी कर सकते हैं, टोफल भी कर सकते हैं, टॉफल्स भी कर सकता है, लेकिन SGS की रिक्वायरमेंट में उसे आइल्स PT होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम क्या है? दूसरा प्रोग्राम है नॉन SDS। अच्छा, इनमें ये क्यों है? अच्छा, पहले नॉन SGS बता। नॉन SGS में आपने जो सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है, या फिर इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी का है, उसकी नॉन SGS की जो
आपकी रिक्वायरमेंट है फीस की वो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होती है। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी नहीं होती सेमेस्टर इकट्ठी फीस जमा कराना? आसानी होती है पर बात सारी एट द एंड किस पे आ जाती है कि वीज़ा लेना है आपने। अच्छा, तो वो वीज़ा आसान होगा उनका? वो वीज़ा रेशो उसकी अच्छी है। ठीक है। SDS की वीज़ा रेशो अच्छी है एज कम्पेयर टू नॉन SDS। तो वो रिजेक्शन हो सकती है? जी, उसके अंदर चांसेस कम है एज कम्पेयर टू SDS। ऑब्वियसली आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे सेटिस्फाई होगा कि आपने 1 साल की फीस पे की हुई है। अच्छा, सिर्फ 1 साल की यानी 2 साल की नहीं? नहीं, 1 ईयर की फीस पे की है। हुई है। सपोज आपका 2 इयर्स का मास्टर्स है या आप बैचलर्स के जा रहे हैं 3 to 4 इयर्स के लिए, तो आपने 1 ईयर की फीस सबमिट करानी होती है SDS के लिए। ठीक है। और आपका GIC ब्लॉक अकाउंट जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली आप ये शो करेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। ठीक है। अच्छा, मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कनाडा में जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इमिग्रेशन प्रोग्राम में नहीं हो सकते। उनकी एक कैनेडियन गवर्नमेंट की एक लिस्ट है। जी बिल्कुल, DLI से कनेक्टेड उनको क्या डेजिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूशन होता है उनका। ठीक है। जिससे उनका वो कनेक्शन होना चाहिए हर इंस्टीट्यूट का जिसमें भी वो जाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए चेक रखें। हाँ, कि वो जो कैनेडियन गवर्नमेंट की लिस्ट में है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, आप वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं वो कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि हमने आगे जाके कैनेडियन इमिग्रेशन लेनी है, तो ये ना हो कि आप एक टाइम भी लगाएं, सब कुछ भी करें और बाद में आप उस इमिग्रेशन पूल में ना आए। अच्छा, उसमें जो दूसरा है जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं है वो उनके स्टूडेंट वर्क परमिट भी नहीं ले सकते? जी बिल्कुल, ऐसे उनको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो इसका मतलब बस पढ़ो और वापस आ जाओ। पढ़ा और वापस आ। और अक्सर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वीज़ा ऑफिसर वीज़ाज भी नहीं देते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर लकीली किसी स्टूडेंट का वीज़ा लग जाए तो उसको वर्क परमिट वगैरह नहीं मिलता, उसकी एनर्जी, टाइम और पैसा सब वेस्ट हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तंजील। अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? मैं डॉक्टर उस्मान हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, UK बहुत फेमस डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे बताएं क्यों है ऐसे? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों है? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो वर्ल्ड वाइड जिनकी डिग्री रिकग्नाइज्ड हैं और इतनी अच्छी रैंकिंग है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की। और ये भी वजह तो नहीं है, रेशो भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि वर्क परमिट भी मिल जाता है? बिल्कुल, वर्क परमिट भी मिल जाता है 2 साल का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आज अगर किसी ने दाखिला लेना है तो कितने महीनों बाद उसका पहला सेशन होगा और वो ब्रिटेन लैंड कर जाएगा? 2 से 3 महीने का टोटल प्रोसेस है। अच्छा, जैसे हम कनाडा का पता कर रहे थे उसका काफ़ी लंबा था, तो इनका छोटा है। 2 से 3 महीने का प्रोसेस है। आज अगर अप्लाई करते हैं, सितंबर इनटेक चल रहा है, इनका वीज़ा भी तकरीबन मई का एंड चल रहा है। अच्छा। और जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह वीज़ा भी आ जाएगा। अच्छा, अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं, 1 महीना पहले। अच्छा, इसमें क्या फीस पूरी जमा करानी होती है पहले या सेमेस्टर? एक सेमेस्टर की फीस यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट कुछ यूनिवर्सिटी से कम होता है, 4,000-3,000 पाउंड दे के भी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। UK वीज़ा आ गया, UK पहुँच के आपने 50% ऑफ द फीस तो डेफिनेटली देनी होती है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट पे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जहाँ वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या एडमिशन नहीं मिलता? दोनों अलग पहले बताएं, जहाँ एडमिशन नहीं मिलता और वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। एडमिशन नहीं मिलता, उसकी ये चीज़ होती है कि पहले प्रोफाइल अगर सूटेबल नहीं है और किसी ने बगैर प्रोफाइल देखे ही ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दी जिसकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी और उसमें कर दिया। वरना डेफिनेटली हम प्रॉपरली पहले चेक करते हैं प्रोफाइल कि बच्चे की परसेंटेज कितनी है, आइल्स स्कोर मीट हो रहा है कि नहीं, अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। अच्छा, एवरेज आइल्स स्कोर कितना होना चाहिए कि जो अच्छी? एटलीस्ट 6.5 फॉर मास्टर्स एंड 6 इन ईच फॉर बैचलर्स। अच्छा, इसका मतलब माठे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। नहीं, मास्टर्स के लिए माठे स्टूडेंट के लिए 5.5 पे भी चल जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वीज़ा का बताएं, वीज़ा में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, वीज़ा में क्या हर्डल्स आती हैं? बैंक स्टेटमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ को आइडिया नहीं होता, वो अपने बिजनेस अकाउंट की दिखा देते हैं गलती से, यहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट होता है। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत केयरफुली लेके चलते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है तो अपना करंट अकाउंट दिखाना होता है बेसिकली। 28 डेज़ मैच्योर स्टेटमेंट चाहिए। वीज़ा फाइल करने के बाद ऐसी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स उसमें से निकलवाते हैं, हैवी ट्रांजेक्शंस करवा रहे होते हैं, तो ये एक हर्डल आती है। या फिर कुछ बच्चे ऐसा होता है कि फेक स्टेटमेंट चेंज करवा के डेट बैंक से निकलवा के दे देते हैं। उस केस में जब एम्बेसी जाते हैं वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा सिर्फ और सिर्फ UK का फेक डॉक्यूमेंट की बेस पे रिजेक्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया है, फेक। आपने कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की है जो फेक है, दैट्स इट। जी सर, लेट्स गो टू यूरोप। हाँ, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन। अब्दुल्ला, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप के बारे में बताएंगे। वहाँ कैसे दाखिला लिया जा सकता है, उधर क्या लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में बताएंगे कि यानी ज़ुबान मुख्तलिफ है उन मुल्कों में, क्योंकि यूरोप एक
27 मुल्कों का मजबूआ है, तो उसमें जो है मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं और उधर किस तरह उधर दाखिला लिया जा सकता है। और अब्दुल्ला से सबसे अहम चीज़ पूछनी है कि आप लोगों ने कौन से कोर्सेज़ में दाखिला लेना है जहां आप लोगों को आसानी से नौकरियां मिल सकें, और वो कौन से कोर्सेज़ हैं जो बिल्कुल नहीं लेने, जो बिल्कुल फारग हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला साहब हमें स्टेप बाय स्टेप पहले बताएं कि यूरोप अब 27 मुल्कों का है, अब उनमें सबसे मशहूर डेस्टिनेशन कहाँ है जो ज़्यादातर लोग जाते हैं और जहाँ के आप कह लें हमारे लोग इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ फिर टिक भी जाएँ, अगर वहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, इतनी मेहनत से जा रहे हैं तो वहाँ फिर वर्क वीज़ा भी मिल जाए। तो मुझे बताएं कौन से मुल्क हैं यूरोप के जहाँ अच्छी तालीम भी हो और जहाँ नौकरियों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हों। बिल्कुल। अच्छा, प्राइमरीली पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं फॉर यूरोप, एज यू सेड, वो सेटलमेंट को देख रहे होते हैं उस साइकिल से, और थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश कंट्रीज। तो यूरोप को उस तरह देखते हैं, बस उसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मैंने भी सुना है कि जर्मनी जो है साल की अपॉइंटमेंट दे रहा है, तो ये जहन में रखें कि वीज़ा अपॉइंटमेंट, और इटली भी, और आजकल ज़रा मामला ज़रा बड़े सुस्त हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, एम्बेसीज बहुत टाइम लेती है। ऑब्वियसली उसका लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी में अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है। जब फ्री एजुकेशन है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर अप्लाइंग फॉर दोस पोजीशन। सिर्फ अच्छे स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हीं को दाखिला मिलेगा। हाँ, नॉट नेसेसरीली। अच्छा, नॉट नेसेसरीली, थोड़ा सा अगर प्रोफाइल कम भी है, वीक भी है, उसको भी चांसेस मिल सकते हैं। मालूमात के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जो मुल्क हैं ये उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो टेक्नोलॉजी में। अच्छा, उनके लिए आसानी होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि इन डिमांड है। अच्छा, दे नीड मैन पावर, दे जो थोड़ा एक तो इंटेलेक्चुअली भी एक्टिव हो, प्लस उनके पास स्किल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वालों। अच्छा, अब मुझे बताएं। जी। अच्छा, मुझे अब बताएं कि अगर जर्मनी जाना चाहते हैं जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ है यूरोप में, एग्जैक्टली, और नौकरियां भी बहुत ज़्यादा हैं, अब मुझे बताएं कि अगर किसी ने आज जर्मनी के लिए दाखिला लेना है तो उसको क्या, अगर बैचलर्स के लिए लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर पोस्ट ग्रेड के लिए लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, प्राइमरीली जो जर्मन लैंग्वेज वाली कंडीशन आती है ना, वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आ रही होती है, जिन्होंने बैचलर्स करना है। हाँ, जिन्होंने बैचलर्स के लिए जाना है। हाँ। अब डिपेंड करता है, आपका मिनिमम 50% इन इंटर होना चाहिए आपका। अच्छा, तब जाके एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है तो यू हैव टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हो, नॉट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप इंटरनेट से भी जर्मन, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जर्मन सीख भी सकते हैं, और हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जो कि जर्मन एम्बेसी चला रही है और प्राइवेट सेक्टर भी चला रहा है जहाँ से आप जर्मन कोर्सेज ले सकते हैं और लैंग्वेज सीख सकते हैं। वीज़ा रिजेक्ट किस तरह होता है? अच्छा, प्राइमरीली जो वीज़ा रिजेक्शन आती है उसकी रीज़न माइग्रेशन एक्ट वाली होती है कि हमेशा क्या आप वहाँ जाके सेटल हो जाओगे। अच्छा। अब वो आती क्यों है प्राइमरीली? क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं ना, एक तो बिल्कुल फ्रेश होती है, नए पैसे आए होते हैं उसमें, और बैंक अकाउंट अक्सर पुराना नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं होती, जिससे ऑटोमेटिकली वीज़ा ऑफिसर को शक जाता है कि ये वहाँ पे सेटल होने के लिए जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर इन्वेस्टर्स के थ्रू हम बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं। ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा पैसे नहीं होते लोगों के पास इतने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें, अच्छा, फ्रांस और जर्मनी, इटली, और आजकल पुर्तगाल भी बड़ा चला हुआ है, उधर भी दाखिले मिल रहे हैं। मुझे बताएं इनमें सबसे ज़्यादा आसान मुल्क कौन सा है जिसका वीज़ा जल्दी लग जाता है और वहाँ नौकरियों के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, सेटलमेंट के। हाँ। अच्छा, ओवरऑल यूरोप की बात करें सेटलमेंट की, तो गारंटीड कोई नहीं देता कि आपको पीआर मिलेगी। ठीक है। इफ़ यू लैंड अ स्पॉन्सर जॉब, मतलब वहाँ कोई बड़ी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो आपको स्पॉन्सर कर दे एज एन तालीम के बाद। अच्छा, ऑब्वियसली तब जाके कोई पीआर का सीन बन सकता है, आपका वीज़ा कैटेगरी स्विच होती है फ्रॉम स्टूडेंट टू वर्क, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। और मेरा सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन ये उन्हीं को मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये बताऊँगा, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी पढ़ेगा उन्हीं के लिए ही नौकरियां हैं। सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं ना, वो बड़े रिलैक्स हो चुके हैं, वो ज़्यादातर आर्ट्स, म्यूजिक और कल्चर की तरफ, सोशल साइंसेज तरफ है। तो टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग करेगा, और मेडिसिन के भी वैसे बहुत है, ऑब्वियसली मेडिसिन, हाँ, ये दो बेसिक तो है। जितना टेक्निकल आप जाएंगे उतने आपके चांसेस होंगे उधर सेटलमेंट के। और हाँ, लैंड अ जॉब, जिस मुल्क में जाएं ज़ुबान ज़रूर सीखनी है, उन मुल्कों में ज़ुबान सीखे बगैर कोई गुजारा नहीं। अगर किसी ने 12वीं पास की है, ठीक है, या हाई स्कूल की है, तो वो कम से कम एक साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी तो होगी फ्रेश ग्रेजुएट हो। ठीक है, बिल्कुल, जैसे सेकंड ईयर खत्म हो रहा है तभी रिसर्च स्टार्ट कर दो। ठीक है, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या है, ठीक है। और वो फिर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई। अच्छा, अगर बैचलर्स यहाँ से किया पाकिस्तान से और पोस्ट ग्रेड के लिए जाना चाह रहा है, उसमें चाहे जितना मर्जी वक्त हो जाए, रिलैक्सेशन है। अच्छा, मतलब अनलिमिटेड
लिमिटेड नहीं है। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 6 to 7 years, इससे ज़्यादा नहीं उम्र की कोई हद है? हाँ, कुछ कंट्रीज में कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। कितनी हद है वैसे ज़्यादा? 35 से ऊपर ना जाए। एक बात और है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं हमारी तरह के, उनके लिए क्या ऑप्शन है? PhD मेरी तरह PhD करें, मेरी तरह PhD करें, मेहनत करें, मेहनत रिसर्च। हाँ तो फिर वहीं पर रहने में हाँ, अगर आप जुबान सीखें, मेहनत करें, रिसर्च करें और पब्लिश करते रहे पेपर, तो उनकी भी जुबान भी सीखनी पड़ेगी। हाँ, फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। हाँ। तो फिर किसी अंग्रेजी मुल्क में जाए जहाँ आती तो है कुछ नहीं, फ्रेंच इतनी खूबसूरत जुबान है, रोमांटिक जुबान है। तो भाई तो लोगों एक सेकंड, PhD फ्रेंच में ही होगी फिर? हाँ, इंग्लिश में भी होगा, कुछ प्रोग्राम इंग्लिश के भी हैं। Obviously, तो लेकिन ये है English top हो कि गया। फ्रेंच तो सीखनी चाहिए। फ्रेंच तो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है, ये तो एलीट ज़ुबान है, रोमांस की ज़ुबान है। कौन से कोर्सेज नहीं करने जो बिल्कुल फारग हो गए, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं? अब अक्सर स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं बिजनेस में, वो कहते हैं MBA करना है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता। MBA का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ज़्यादा स्किल बेस्ड दुनिया में चल रहे होते हैं। जो ऑप्शन है ना, वो बिजनेस एनालिटिक्स इज अ न्यू थिंग। Data sciences जो हम कहते हैं। डेटा साइंसेज हो गया, IT Cyber security हो गई। साइबर सिक्योरिटी, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट होगी, बायोटेक cloud हो गया, बायोटेक बिल्कुल इस टाइप की जो चीज़ें वो ज़्यादा इन डिमांड है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से ज़्यादातर और ये students तमाम मुल्कों की IT से कर यूनिवर्सिटी ये सकते हो। सारे कोर्सेज करवाती हैं? नो, नॉट नेसेसरली। AI अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज जो ऑफर करी हैं AI की डिग्रीज। तो बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज जो है वो बिल्कुल। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। अच्छा, बिल्कुल अब्दुल्ला ऐसे से मैं एक ज़रूर पूछना है, एक डेस्टिनेशन है जो बड़ी मशहूर हो रही है, आयरलैंड, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी उसका जो है लोगों का रुझान जा रहा है। रीज़न बीइंग कि वो वाहिद इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री है। हाँ, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है वो। अक्लमंद लोग हैं वो, निकले नहीं ब्रिटेन की तरह। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक ऑप्शन अच्छी है। थोड़ा सा वहाँ पे ये है कि प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर इफ़ यू गेट एंट्री इनटू दैट, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जॉब्स ही पार्ट टाइम आपको मिल जाती हैं, यूरोज में अर्निंग आप कर सकते हो। लीगली काम अगर करो तो 20 आवर्स अलाउड है आपको। फिर फुल टाइम जॉब्स भी हैं और ऑप्शंस आप वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना। आपने एक नॉर्दर्न आयरलैंड है जो UK का पार्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने डबलिन वाले में जाना है। एग्जैक्टली, बेलफास्ट वाले में नहीं जाना। हाँ। तो ये भी एक डिफरेंस होना चाहिए। ठीक तो है। उनकी आपस में बनती नहीं है नॉर्थ और साउथ की, तो वो भी आपने ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जाऊंगा तो मैं UK भी घूम सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। अलहदा वीज़ा लेना पड़ता है और जाना पड़ता है। कीप दैट इन माइंड। क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं, और पहले भी वीज़ा उनका अलहदा ही होता बिल्कुल था। अलहदा ही था, शुरू से कि 70s से वो चलता आ रहा है। उनकी टोर ही अच्छा, बकरी अब है। अगर आपका वीज़ा लग गया है, आपकी जो डिज़ायर यूनिवर्सिटी है, कंट्री है, उसका वीज़ा लग गया, अब इस पे स्टार्टिंग में इनिशियल खर्चा कितना है कि बच्चा वहाँ पहुँच के अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करे, वो खर्चे के बारे में बताएं। अच्छा, मिनिमम जो ऑन एवरेज फ़ी बता दो ना, 10-11 हज़ार यूरोस पर एनम पे जारी होती है। तो अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 30 से 35 लाख के दरमियान में बन जाता है। ओके। ऑलमोस्ट। तो इतने आपने डिपेंडिंग यूनिवर्सिटी कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करके जानी है, कुछ का पूरा साल का पे करके जाना है। इन मेजॉरिटी केसेस वो सजेस्ट नहीं करते पूरा साल का पे करके जाएं। तो 30 to 35 लाख आपके इजीली लगने ही यहाँ से। ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें आपने लिविंग शो करनी होती है, विच इज़ 10,000 यूरोस। तो वो एक अमाउंट होनी चाहिए। कोई रिमेनिंग फ़ी अगर रह जाए, वो भी अमाउंट में अकाउंट में रखवानी पड़ती है। तो 35, 40, 50 लाख तक और मैंने ये भी बैंक सुना स्टेटमेंट होनी चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि ये सिक्योरिटी होती है, रिफंड भी हो जाता है आपको ये पैसे, इन व्हाट सेंस? कि ये सिक्योरिटी लेते हैं? नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है जर्मनी में। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट होती है वो अब 40-45 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। ठीक है। 11,500 यूरोस वो यहाँ से आप जमा करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो जर्मन बैंक में फॉर एग्जांपल। अच्छा। वहाँ जाके वो अमाउंट वापस आपको मिल जाती है। वो आप अच्छा। लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हो अपनी पूरे साल के लिए। तो अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो फिर जर्मनी बेहतर नहीं? हाँ, लेकिन एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। फिर जर्मनी में एंट्री मुश्किल है? वीज़ा अपॉइंटमेंट में साल 1.5 साल मिनिमम लगता है स्टूडेंट्स को जर्मनी के लिए? Yes। बात सुने, मुझे USA ले जाएं प्लीज़। आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, मेरे साथ हैं उज़ैर साहब, जो कि हमें बताएंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किस तरह जाना है। अच्छा उज़ैर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने अमेरिका पढ़ने जाना है, ठीक है, और उसका ये भी प्लान है कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, काम मुझे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो पहले बताएं किस प्रोग्राम में उसे दाखिला लेना चाहिए, और उसका मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएं कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आज वो अप्लाई करता है और कितनी देर बाद वो अमेरिका पहुँच जाएगा। देखिए, इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि डिपेंडेंसी करते हैं कि बच्चा पहले पढ़ के क्या आ रहा है। बच्चा अंडर ग्रेजुएट का है, बच्चा मास्टर्स का है, बच्चा PhD के लिए। अच्छा, ठीक है। लेट्स से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा A लेवल्स करके हमारे पास आ गया, ठीक है, मुझे ना USA में जाना है, ठीक है, हम चेक करेंगे ग्रेड्स कितने हैं, ठीक है,
3 A हैं, 2 BC हैं, ट्रिपल C हैं, ट्रिपल E's हैं। अच्छा, ए लेवल्स के अलावा भी लोग जा सकते हैं, FSC वाले भी जा सकते FSC वाले तकरीबन 4500 से ऊपर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं USA के अंदर, 4500 मोर देन। ये वो हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। अच्छा, जो उससे हट के हैं वो कॉलेजेस आते हैं। ठीक ठीक, उसको कम्युनिटी कॉलेजेस कहते हैं, उससे हट के बोलते हैं स्टेट कॉलेजेस कहते हैं, बट अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो कहने का मकसद है USA के अंदर हर तरह का बच्चा वैलिड है। ठीक है, आप FA 50% ले दिल्ली आपका एक्सेप्ट कर लेगा। असल में उनकी पूरी इंडस्ट्री उन्होंने कमाना भी तो होता है ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। हाँ, ठीक है। वहाँ पर तो कहने का मकसद ये है कि हर तरह का बच्चा USA आप कैटर करता है। अच्छा, ठीक है, थ्रू फाउंडेशन रूट्स, थ्रू डिफरेंट रूट्स, थ्रू ईयर 1 रूट्स, थ्रू प्री मास्टर रूट्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड AMP प्रोग्राम्स इन मास्टर्स। अगर बच्चे का भी हो ना, बैचलर्स का बच्चा एक आ रहा है, उसके परसेंटेज थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेट्स से CGPA, वैसे जनरली क्या होता है USA में CGPA 3 रिक्वायर होता है। अच्छा, 2.9, 3, 3.1, 3.2 के बच्चे को डायरेक्ट एंट्री देता है। ठीक है, लेट्स से एक बच्चे का 2.7 आ गया। ठीक है, होता क्या है कि अब वो बोलता है कि डायरेक्ट तो ना, अब मुझसे से ना एक फासला एक रूट लेकर आ जाओ, दैट इज कॉल्ड पाथवे। अच्छा, फिर वो प्रोग्राम्स होते हैं AMPs के नाम से होते हैं, डिफरेंट तरह के जो 6 माह के कोर्सेज होते हैं वो करने पड़ते हैं पहले कमाई का जरिया। बिल्कुल, बट वो बस वो चाहता है, देखिए कोई भी कंट्री चाहता है कि कोई बच्चा जाया ना चाहे हमारी तरफ से। ठीक है, वो यही काम UK भी करता है, यही काम ऑस्ट्रेलिया भी करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए? इट्स ईजी, और मैंने सुना है कि जो STEM प्रोग्राम है जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल, STEM प्रोग्राम में ये भी होता है ना, कल को एक बच्चा पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया USA के अंदर, होता क्या वो ना 2-3 साल पढ़ने के बाद क्या होता है, उसको मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कि वो वहाँ पर आप काम कर सकते हो। अच्छा, होता है कि बच्चा STEM का और 3 साल का मिलता है आपको। अच्छा, अगर STEM का नहीं है, नॉन STEM का मतलब बिजनेस कोर्सेज के अंदर आ गया, आर्ट्स के अंदर आ गया, उसको सिर्फ 1 ईयर का मिलेगा पोस्ट स्टडी। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर 1 ईयर के बाद अगर उसको फिर अगर वो रहना चाहे फिर क्या प्रोसीजर? उसको फिर ना वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, HB1 वीज़ा बोलते हैं। तो इसका मतलब उसको कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ेगी जो उसको स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ठीक, अल्टीमेट वो जरूरी है आपको। अच्छा, US के वीज़ा किस तरह रिजेक्ट होते हैं, क्या रीज़न बनती है, क्या? ये तो अब ना अल्लाह ताला बताएंगे बात कि मामला क्या होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा, मेरे एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि उसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसका विजिट भी था USA का 2, कनाडा का विजिट था, यूरोप का विजिट था, वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट ऐसा था उसका विजिट कहीं भी नहीं था, बट वो एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, ठीक तो इसमें ना कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता कुछ तरह का कोई उनका कोई क्राइटेरिया कोई स्टैंडर्ड है, कोई एक सेटअप नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, कोई बच्चा भी किसी तरह का भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कोई वजूहत ऐसी जो आपको पता हो जिसके? अच्छा, मुझे लगता है कि वो चेक करता है कि देखें वो आपसे आपका FB मांग रहा है, आपका इंस्टाग्राम मांग रहा है, आपसे लिंक्डइन मांग रहा है, ही नोस, वो देखता है कि आपने क्या सर्च आउट किया हुआ है, वो देखता है कि आपने क्या पोस्ट किया, वो देखता है आपने क्या लाइक किया होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का प्लान है US पढ़ने का तो अपना पोस्ट जो है सोच समझ के लगाया करें, सोशल मीडिया सोच समझ के लगाया करें। उज़ैर, ये बताएं कि अगर स्टूडेंट एक लैंड करता है, क्या वो अमेरिका जाते ही कोई छोटी छोटी जॉब्स कर सकता है? कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अलाउ करते हैं जैसे दूसरे मुल्कों में पर वीक 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब्स की आप बात कर रहे हैं? बेसिकली USA थोड़ा सा ना डिफरेंट वे से काम करता है। USA बोलता है कि ना जो बच्चा पढ़ने के लिए वहाँ पर आ रहा है ना, वो कम से कम साल तो जॉब ना करे। अच्छा, कई जगहों पे अच्छा इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स भी आते हैं। लेट्स से एक बच्चा मास्टर्स का वो जाता है मास्टर्स पढ़ने के लिए। अच्छा, ठीक है। उनके अंदर ना अगर डिग्री में अवेलेबल होगा ना कि आप कर सकते हो CPT, दैट इज कॉल्ड करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा, वो पार्ट टाइम जिसे कंसिडर होती है वहाँ पर। अच्छा, वो कर सकता है। लेकिन वो मुफ्त करनी पड़ती है, मिलती है उनको? वो मिलती है, वो देती है, यूनिवर्सिटी देती है आपको। अच्छा, ठीक। कई जगहों पर ये भी होता है कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट वो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना कि लाजमी ही है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये भी मेरे मालूमात में है, क्या इधर के जो तालीमी इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे ही हॉस्टल में रहें या बाहर भी अकोमोडेशन ले सकते हैं? ये एक आपने अच्छा सवाल किया, ये दैट्स अ गुड वन, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूट में बहुत महंगे हॉस्टल होते हैं। ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया। USA में ना कई जगह पे ऐसा होता है कि ना वो आपको लाजमी होता है, UG के बच्चे को भी, मास्टर्स के बच्चे को भी कम से कम तो साल लाजमी होता है, कम से कम कई जगहों पे। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो बोलता है कोई मसला नहीं, आप एक काम करो, आप ना 50 किलोमीटर के एरिया में देख लो, इससे दूर नहीं होना चाहिए। अच्छा, या 1 आवर ड्राइव हो, वो उनकी हर किसी की अपनी वेरिएशन होती है कि हाफ आवर 1 आवर, वो फिर देख लेंगे वो कौन सी यूनिवर्सिटी, वो बाद में सर्च आउट कर लेंगे उसको। ठीक। अच्छा, एक और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो कि बड़ी फेमस डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों के लिए, ऑस्ट्रेलिया। माई फेवरेट। अच्छा, ठीक है, वो क्यों फेवरेट है आपकी? ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंट्री है, बड़ी जगह है। अच्छा, ठीक है। अच्छा वेज रेट है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये महंगा भी बहुत, जॉब्स बहुत अच्छी है वहाँ पर। अच्छा, लेकिन मैंने सुना कि उनका इमिग्रेशन प्रोग्राम भी बड़ा सख्त है और ज़रूरी नहीं कि अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन भी आपको मिले। वो नहीं ऐसा नहीं, मैं इसमें होता क्या, देखिए
ऑस्ट्रेलिया काम करता है पीआर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। आप बेशक परसों पूरे कर लो। एक स्टूडेंट है वो जाता है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, ठीक है। बैचलर्स कर रहा है, ठीक है। कब तक वो एलिजिबल होगा कि वो वहाँ के इमिग्रेशन पूल में आ जाए? लेकिन कब तक वाली बात गलत है। अच्छा, ठीक है। होता क्या है, बच्चे ने ना डिग्री 2 साल की मुकम्मल कर ली, 3 साल की मुकम्मल कर ली, उसके बाद क्या होता है, पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, अगर बैचलर्स हो तो 4 साल है, पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल। 4 साल इंजीनियरिंग, 3 इयर्स कंप्यूटर साइंस, बिजनेस 3 इयर्स के अवेलेबल यहाँ पर होते हैं। अच्छा, होता क्या डिपेंड कर रहा था कि बच्चे का एज कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, बच्चे का एक्सपीरियंस कितना है, और बच्चा क्या पढ़ रहा है या क्या पढ़ के आया है। फिर वही टेक्नोलॉजी पढ़ेगा। एग्जैक्टली, इन चारों को मिला के वो पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बच्चे ने आइट्स किया या नहीं किया, कितना आइट्स है। अगर वो 8 करेगा तो आई थिंक 20 पॉइंट्स मिलते हैं, काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा। अगर 7 है तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। बच्चे की एज कितनी है, 25 to 32 के बीच में इतने पॉइंट्स मिलते हैं। सारा सिस्टम पॉइंट बेस्ड है। ठीक है। ऑब्वियसली एक बच्चा यूएसए से पढ़ के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया मास्टर्स पढ़ने के लिए, तो जल्दी दे देगा पीआर। ठीक है। बड़ी कंट्री से मास्टर्स है, उसका बैचलर्स से ज़्यादा पॉइंट्स मिल के गुड टू गो सीन है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स कर लिया, पोस्ट ग्रेड कर लिया, उसके बाद कितने साल का वर्क परमिट मिलता है? इसका ना जो सिनेरियो अब थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये था कि आपका ना था आफ्टर स्टडी 3 इयर्स का मास्टर्स के लिए। अच्छा। और 4 इयर्स का रीजनल में, 5 इयर्स सब रीजनल में, जो कि गाँव वाले इलाके होते हैं। ठीक है। अब बिल्कुल अच्छा, मिलता। अभी की बात है ये, पिछले टेक की। इन्होंने आपसे क्या किया कि आपसे कम से कम वो कहते हैं 2 साल से ऊपर नहीं देंगे हम किसी को। अच्छा, ठीक है, मैंने कम कर ड्यू दिया। टू सम ऑब्वियसली बच्चे भी वहाँ जाके कुछ ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें भाग जाते हैं वहाँ से, जो कि अच्छी बात नहीं होती। मैं इसको बहुत ज़्यादा मना करता हूँ, बच्चों को ऐसा ना करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे करते हैं इस तरह से। मतलब ये ना, एक बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर गया पढ़ने के लिए, आप बता रहे हो कि मेरे पास अच्छा खासा फाइनेंस पढ़ा हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। होता क्या, 6 माह बाद वहाँ से गायब हो जाती हो, छोटे कॉलेज में चल जाते हो। फिर वही किया अल्टीमेटली, उसने बोला यार तो सख्ती करूँगा, उससे फ़ायदा ये होगा अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया बेहतर हो जाएगा। अब जो बच्चा आएगा वो बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रॉपर इंटरव्यू इनका होता है। मेरे साथ ज़फ़र साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं टाइम्स कंसल्टेंट के, जिन्होंने ये अमेजिंग और बड़ा मज़ेदार जो है इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। ज़फ़र साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा। और फेयर प्ले की टीम का। ठीक है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, स्टूडेंट के लिए आपने हमारे काउंसलर से मिले, और आपको बेसिकली तो बात यह है कि सितंबर का सेशन है, 2 सेशन होते हैं मेन। ठीक है। तो टाइमली आप आए, ये एग्जैक्ट टाइम था। ठीक है। वैसे तो हमारी एक्सपो हर महीने में 2 दफ़ा होती है। ठीक है, ये याद रखिए। जी, और टाइमली आगे आपने सारी रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर ली हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। और गाए बगाए हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए भी बाहर के जो काउंसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटियों के, वो यहाँ खुद उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा साहब, आप मुझसे पहले बात कर रहे थे, स्टूडेंट को ये ज़रूर बताएं कि अब पॉलिसियाँ टाइट हो रही हैं और ये इन मुल्कों की, तो जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि अब जो है वीज़ा जो है वो ज़रा रजीम सख्त होती जा रही है। तो आप ज़फ़र साहब, आप इसके बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को बता दें। देखें, हाँ, पॉलिसियाँ तो सख्त होती जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बाहर जाएं क्यों, अच्छा। वहाँ जाके हमें कितना हमें फ़ायदा होगा, अच्छा। वहाँ की पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और कौन सा कोर्स लें। ठीक है। ये एक टेक्निकल ऐसे कोर्स हैं जो हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और ये वीडियो आपके लिए जो हमने वीलॉग बनाया है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो हमारा टाइम्स कोर्स फाइंडर का जो आपने पोर्टल का जो, जी, इसके लिए मज़ीद आप इस पर हमारी अपडेट्स रोज़ आती रहती हैं। ठीक है। तो आपको आपका जो ऑडियंस है फेयर प्ले को फॉलो कर ले। ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड था ये, और बड़ा फन भी था इसमें। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।